नमस्कार साथियों, बीपीएससी विद अमन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पॉलिटी का पीवाईक्यू कर रहे थे, जिसमें 38वीं बीपीएससी से जो 71वीं बीपीएससी तक पूछा गया है, उसके पीवाईक्यू को चैप्टर वाइज कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोगों ने संसदीय अधिनियम तक कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय करेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो यह टीआरई 4 के एग्जाम के लिए आप लोग देख सकते हैं, ईडीओ के लिए देख सकते हैं और अभी 72वीं बीपीएससी के लिए देख सकते हैं। और हम लोग इसके साथ चर्चा भी करते हैं कि आगे कितना डेप्थ में पढ़ना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आज सर्वोच्च न्यायालय से अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो अगले बार किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। ठीक है, तो चलते हैं आगे। सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय भी है, मानव अधिकार का भी संरक्षण है, संविधान का अंतिम विवेचक है, बिल्कुल है। यह सिविल न्यायालय है भी कह सकते हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक सभी सही है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी, देखिए, ये संसद के अधिनियम द्वारा बिल्कुल नहीं, भारतीय संविधान के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और आर्टिकल 124 में कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे क्योंकि नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है आर्टिकल 124 के संबंध में किससे है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? जब भी एग्जाम दे तो इसे घेरें, क्योंकि इसे अगर आप नहीं घेरिएगा तो एग्जाम में गलत करिएगा और इसी को सिली मिस्टेक कहते हैं, और इसके कारण प्री बहुत बच्चे का नहीं निकल पाता है। और जब आपका प्री नहीं निकलेगा तो आप मुख्य परीक्षा दीजिएगा नहीं और आपका जो स्ट्रेंथ है वो कभी भी सामने नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है 1950 में हुआ था, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। कोर्ट मार्शल का क्यों नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की अदालत की सुनवाई कर सकता है, बिल्कुल सही है। देखिए, और दूसरा क्या है कि जब इस तरह का ऑप्शन नहीं पता हो तो दो ऑप्शन खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसमें एक सही होगा और एक गलत होगा। ठीक है, दोनों हमेशा नहीं हो सकता, एक सही होगा या तो एक गलत होगा। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी। हाँ, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितना है? देखिए, ये अभी 38वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। अभी 72 बीपीएससी में इस पर एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। अभी है 1+37 यानी 38, एक सीजीआई 37 जज। ठीक है, 38 कर दिया गया है, इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 38 है। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख कर दे सकता है? देखिए, जब भी त्याग पत्र देगा तो वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति के नाम से त्याग पत्र देगा। ठीक है, और भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के गठन, स्वतंत्रता, शक्ति, प्रक्रिया एवं न्याय क्षेत्र का उल्लेख है। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो कब रिटायर कर सकता है? तो वो 65 वर्ष में। हाई कोर्ट का न्यायाधीश कब रिटायर कर सकता है? तो 62 वर्ष। ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। आगे हम लोग चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ये भी 72वीं बीपीएससी के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी जो न्यायाधीश की संख्या वृद्धि क्या है, शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है, और वर्तमान में 1+37 है। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे आप लोग। और ये दोनों क्वेश्चन हो सकता है डिराइव्ड होके एक में ही आ जाए, स्टेटमेंट वाइज आ जाए, लेकिन आएगा जरूर। आगे हम लोग चलते हैं। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन ताकि। सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है, बिल्कुल है। वन सीजेआई +4 वरिष्ठतम जज। ठीक है, इसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश सीजेआई करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, बिल्कुल सही है ये। संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है, बिल्कुल गलत बात है। इसी के कारण एनजेएसी लाया गया था, जिसको 99th संविधान संशोधन बोलते हैं। ठीक है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कैंसिल कर दिया। और ये कॉलेजियम प्रणाली है, ये फर्स्ट जजेज केस, सेकंड जजेज केस, थर्ड जजेज केस द्वारा विकसित हुआ है, खुद कोर्ट द्वारा विकसित हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है, बिल्कुल सही है। अब क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? तो दो तो गलत है, सबसे पहले दो को काट देंगे। दो कहाँ है? एक सही है। ठीक है, और तीन भी सही है, तो एक और तीन, चार हम पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 में न्यायाधीश पीएन भगवती के ऐतिहासिक है नहीं, ये फर्स्ट जजेज केस से शुरुआत हुआ था। ठीक है,
और बाकी 2 ही ऑप्शन है, तो ज़्यादा सोचो नहीं है। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय से जो है, सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकार क्षेत्र भी है, अपीलीय अधिकार क्षेत्र भी है और कॉलेजियम प्रणाली भी है। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है? कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण। देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि अपना केस या हाई कोर्ट का केस इसे चेंज कर सकता है। मान लीजिए अभी फांसी दिया, फांसी की सजा सुनाया, लेकिन बाद में फिर गया कि नहीं माय लॉर्ड, फांसी की सजा ज्यादा हो गया है, तो ये क्या करेगा? पुनरावलोकन करेगा। हो सकता है इसे 20 वर्ष की सजा सुना दे, ठीक है, फांसी की सजा हटा के। तो किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? भारत में न्यायिक प्रणाली जो है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है और ये जापान से लिया गया है, जापान से, ठीक है। और ये कानून की उचित प्रक्रिया है, ये यूएसए में पालन किया जाता है, ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ ऑप्शन ई बीपीएससी क्यों माना है पता नहीं, लेकिन कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है, ठीक है। इसका ऑप्शन डी ही हमेशा लगाइएगा। एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? देखिए, ये 67वीं बीपीएससी में पूछा है और 1990 के दशक की बात है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बेग होता है, 67वीं में निगेटिव नहीं था, वहां तक इसे अटेम्प्ट किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसे छोड़ दिया जा सकता है। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे उस टाइम, ठीक है। क्योंकि आप आज पूछ दे जो 2001 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो 90% स्टूडेंट नहीं जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन 1/3 निगेटिव करने से बेहतर है छोड़ देना। हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित किया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन किया है जिसमें 3 तलाक को असंवैधानिक बना दिया था? तो देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट 2017 के अपने एक बाद में, ठीक है, 5 सदस्यीय पीठ था, उसमें इसे 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन होता है? तो देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान ही होता है। इनमें से कौन से प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा, देखिए मूलभूत ढांचा जो है वो मिनर्वा मिल्स केशवानंद भारती बाद में दिया गया था। मिनर्वा मिल्स में क्या दिया गया था? तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी बराबर है, ठीक है, ये दिया गया था, ये ध्यान में रखेंगे। गोपालन बाद में पासपोर्ट का अधिकार की संकीर्ण व्याख्या हुई थी, आर्टिकल 21 की संकीर्ण व्याख्या हुई थी, और मेनका गांधी बाद में आर्टिकल 21 की विस्तृत व्याख्या हुई थी, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का केस है, इसी में दिया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले 67वीं में पूछा था और अभी 69वीं में पूछा था। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का विषय क्या था? सरकारी नौकरी में अन्य पिछड़ा वर्गों का आरक्षण। यहाँ पर क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने अंत में आरक्षण 50% से ऊपर बताया था जो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है? ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है। आर्टिकल 131 किसी और भी एग्जाम में पूछा गया है बीपीएससी का, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मूल अधिकार क्षेत्र को आर्टिकल 131 परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? देखिए, केंद्र और राज्य का जो है वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ठीक है, क्योंकि उचित प्रक्रिया जो है यूएसए में पालन किया जाता है। देखिए, 67वीं बीपीएससी में इसे ही गलत माना है बीपीएससी और 65वीं में इसे ही सही माना है। कभी कभी बीपीएससी का भी थोड़ा बहुत इधर उधर दिमाग मतलब फिरता है आंसर की देने में। जैसे कुंवर सिंह के मामले में कभी बीपीएससी मान लेता है पटना से वो लड़ाई में भाग लिए थे और कभी आरा से, ठीक है। तो इस तरह का एक दो क्वेश्चन में डाउट हो सकता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम प्रणाली भी है, अपीलीय अधिकार क्षेत्र भी है, मूल अधिकार क्षेत्र भी है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जब करेंगे तब राज्यपाल की चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही चर्चा करेंगे, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग भी उसे देखना पसंद नहीं करते हैं। शॉर्ट में आप चलते फिरते इसे देख सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, और कोई भी सब्जेक्ट शुरू करना हो, जैसे मैं सोच रहा हूँ बिहार स्पेशल का कुछ माइंड मैप बना के चर्चा कर दिया जाए, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।